बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष शिक्षण में सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत रिसाइकल के चरणों का सही तार्किक अनुक्रम क्या है। जो माइक्रो टीचिंग है उसके अंतर्गत जो है रिसाइकल की जो चरण है उसकी सही तार्किक क्रम या अनुक्रम क्या है उसको बताना है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा रीप्लान या पुनः पाठ योजना बनाना। जो है सबसे पहले आ जाएगा रिसाइकल के जो माइक्रो टीचिंग है उसमें पुनः पाठ का योजना बनाना, मतलब पाठ का फिर से योजना बनाना हो जाएगा पहले नंबर पे। योजना बना ली, उसके बाद क्या करेंगे, रीटीच करेंगे, मतलब पुनः शिक्षण करेंगे या पुनः पढ़ाएंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर जो है ये पुनः जो है क्या लेंगे, री फीडबैक हो जाएगा, पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगा तीसरे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा एम, उसके बाद एल, उसके बाद के। शुरू में एम ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। एम के बाद एल, सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एम, एम के बाद एल, एल के बाद के, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास की सूचना प्रसंस्करण या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रक्रिया का सही क्रमिक चरण क्या है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा ये सेंसरी इनपुट या संवेदी प्रविष्टि, हो जाएगा पहले नंबर पे संवेदी प्रविष्टि। संवेदी प्रविष्टि के बाद जो क्या होगा, इनकोडिंग या पुट संकेतन, ये हो जाएगा के वाला दूसरे नंबर। यहाँ पे इनकोडिंग कर लिए, इनकोडिंग करने के बाद क्या कर लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे या स्टोरेज कर लेंगे, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब ये स्टोरेज कर लिए, अब क्या करेंगे, रिट्रायल करेंगे या पुनरुद्धार, ये हो जाएगा रिट्रायल, ये हो जाएगा लास्ट में। शुरू में हो जाएगा ये संवेदी प्रविष्टि एन पहले नंबर पे। संवेदी प्रविष्टि के बाद क्या करेंगे, इनकोडिंग, ये हो जाएगा के। इनकोडिंग के बाद स्टोरेज, ये हो जाएगा एल। स्टोरेज के बाद रिट्रायल, ये हो जाएगा एम। शुरू में एन, ऑप्शन जो है ये ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। एन के बाद के, एन के बाद के, ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। और के बाद एल, एल के बाद एम, ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में संयोगात्मक अनुभव के जागृत होने और अनुक्रिया का सही शारीरिक क्रम क्या है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा ये परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, तो जो है परिस्थिति का जो है प्रत्यक्षीकरण, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब यहाँ पे जो परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण कर दिए, उसके बाद क्या होगा, जो संवेग की उत्पत्ति होंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और संवेग की उत्पत्ति के बाद जो है मूल प्रवृत्ति का प्रकटीकरण, तो हो जाएगा लास्ट में तीसरे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये के बाद एम, एम के बाद एल। शुरू में के ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। के बाद एम, एम जो है ऑप्शन सी में नहीं है, ये सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा के बाद एम, एम के बाद एल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, एक आदर्श बहुविषयक कक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत वैज्ञानिक उपागम का सही क्रियान्वयन क्रम क्या है। इसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या का चयन, प्रॉब्लम का सिलेक्शंस करेंगे, तो हो जाएगा समस्या का चयन, ये पहले नंबर पे। समस्या का चयन कर लिए, इसके बाद क्या करेंगे, जो परिकल्पना का निर्माण करेंगे, तो हो जाएगा परिकल्पना का निर्माण दूसरे नंबर पे। परिकल्पना का निर्माण कर लिए, परिकल्पना का निर्माण करने के बाद क्या करेंगे, जो आंकड़ा है, डेटा है, उसका एनालिसिस करेंगे, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे डाटा का एनालिसिस करना। और उसके बाद जो है डाटा का एनालिसिस करने के बाद जो परिकल्पना है उसका परीक्षण करेंगे, मतलब ये जो डाटा का एनालिसिस किए उसी के बेस्ड में क्या करेंगे, उस परिकल्पना का परीक्षण करेंगे इस तथ्य के आधार पे, डाटा के आधार पे, तो हो जाएगा ये चौथे नंबर पे। फिर लास्ट में क्या निकालेंगे, फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकाल लेंगे, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा एम, ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी हटा दिए। शुरू में हो जाएगा एम, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तो एम के बाद एल, ये ऑप्शन ए में नहीं है, ए भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो जाएगा एम, एम के बाद एल, एल के बाद जो है तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा के, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एन, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा ओ। शुरू में एम, एम के बाद एल, एल के बाद के बाद एन, एन के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न है, भाषाई कौशल या लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत एक बालक में कौशलों के स्वाभाविक विकास का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। जो भाषाई कौशल है या लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत जो एक बालक में कौशलों के जो है स्वाभाविक विकास, स्वाभाविक मतलब जो सेल्फ डेवलप होगा, उसके अंतर्गत बताना है कि उसका सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो बच्चा जो है सुनना सीखेंगे, लिजनिंग, ये हो जाएगा सुनना, ये पहले नंबर पे। अब वो सुनकर क्या करेंगे, उसी को बोलना सीखेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो है पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना में बच्चा जो है सबसे पहले क्या सीखता है, पढ़ना पहले सीखता है, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे, और लिखना जो है बाद में सीखते हैं, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा एन, और दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा के, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एम। शुरू में एन, ये सी और डी में नहीं है, सी डी को हटा दिए, एन के बाद एल, तो ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एन, फिर एल, फिर के, फिर एम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, संयोगात्मक विकास के अंतर्गत ब्रिजेश के अनुसार बताना है कि जन्म से 2 वर्ष की आयु तक संवेगों के प्रकट होने का सही काल अनुक्रम क्या है। जो है ये बताना है कि जो दो जन्म से जो है 2 वर्ष की आयु तक जो है संवेग मतलब जो इमोशंस है उसके प्रकट होने का जो है सही क्रम क्या है, किसके अनुसार, ब्रिजेश के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा उत्तेजना। ये उत्तेजना जो है ये जन्म के समय दिखाई देंगे, उत्तेजना जो इमोशंस है ये जन्म के समय दिखाएंगे, शिशु का, ये बच्चे का जन्म के समय हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है ये उल्लास जो है ये 3 माह की आयु में दिखाई देगा, 3 माह की आयु में उल्लास, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब उसके बाद जो है क्रोध, ये जो है ये 6 माह की आयु में दिखाई देगा, 6 माह के बच्चे की आयु में। और उसके बाद जो है ये भय जो है ये हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे हो गया, और भय जो हो जाएगा चौथे नंबर पे। ये भय जो है 7 से 12 माह की बच्चे में दिखाई देगा। और उसके बाद जो है लास्ट में हो जाएगा ईर्षा, ये जो है 18 माह के बच्चों में दिखाई देगा, ईर्षा हो जाएगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। ये जो है ब्रिजेश के अनुसार जो क्या है, जन्म से 2 वर्ष की आयु के अंतर्गत जो है संवेग या जो इमोशंस प्रकट होते हैं, तो ये उत्तेजना पहले होता है जन्म के समय। उसके बाद जो है ये 3 माह के बच्चे में ये उल्लास, और 6 माह के बच्चे में क्रोध, और जो है 7 से 12 माह के बच्चे में भय दिखाई देगा। और उसके बाद जो है ईर्षा जो है 18 माह के बच्चे में। ये क्रम हो जाएगा, पहले क्रम पे हो जाएगा एल, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एम, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एन, चौथे नंबर पे हो जाएगा के, और 5वें नंबर पे हो जाएगा ओ। शुरू में एल, तो ऑप्शन जो है सी और डी में नहीं है, सी डी को हटा दिए, एल के बाद एम, एल के बाद एम, ए में नहीं है, ए भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, एन के बाद के के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाल विकास सिद्धांतों और उनके मुख्य केंद्रीय विचार को सुमेलित कीजिए। इसमें जो सुमेलित करने की जो बाल विकास सिद्धांत है और उसके जो मुख्य विचार या विशेषता क्या है उसको। पहला दिया ए, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इसका जो केंद्रीय विचार या विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि जीवन संकट के 8 चरणों के माध्यम से पहचान का निर्माण। जो है ये मनोसामाजिक सिद्धांत, ये जो विकास का सिद्धांत है, ये जीवन संकट के जो 8 चरण हैं, चरण के जो माध्यम से पहचान का निर्माण करता है। ये किसकी विशेषता है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का। ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, इसकी विशेषता क्या रहता है, सही और गलत के निर्णयों में 3 स्तर और 6 चरण। ये जो है किसकी विशेषता है, ये बी की है, नैतिक विकास सिद्धांत का। बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद सी दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसकी विशेषता क्या रहता है, संस्कृति हो गया, समाज हो गया, और भाषा विकास के मुख्य कारक है। ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद डी दिया है पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत। तो जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगा पर्यावरण प्रणालियों का प्रभाव, जैसे माइक्रो हो गया, मीसो हो गया, और एक्सो और मैक्रो। ये जो क्या है इसकी विशेषता है, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 4, बी का 4 सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का 2, उसके बाद बी का 4
और सी का 1, डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तित्व मापन की विधियों और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। जो व्यक्तित्व मापन की जो विधि है, मेथड हो गया, और उसकी जो रचनाकार या उसकी जो प्रोपाउंडर कौन है, प्रतिपादक कौन है, उसको सही सुमेलित करना है। ए में दिया है प्रासंगिक अंतर्वेशन परीक्षण, ये इसी को बोला जाता है TAT। तो जो है ये प्रासंगिक अंतर्बोध का जो परीक्षण है, इस परीक्षण या सिद्धांत को किसी ने दिया है, या जो मेथड है, विधि है, इसको किसने दिया है? तो इस विधि को दिया है मॉर्गन और मरे ने। ये ए का हो जाएगा 2, मॉर्गन और मरे, ये हो जाएगा ए का 2। उसके बाद बी दिया है बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण या इसी को बोला जाता है CAT। इस सिद्धांत या विधि को किसने दिया है? इस सिद्धांत या विधि को दिया है लियोपोल्ड बेलक ने। किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलक ने। ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसके बाद सी दिया है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, इस परीक्षण को किसने दिया है? हरमन रोडसा ने। ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3 हो जाएगा। उसके बाद डी दिया है शब्द साहचर्य परीक्षण या WAT। इस थ्योरी या सिद्धांत को किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन ने। ये डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। इसके बाद बी का 1, तो ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बुद्धि सिद्धांतों और उनके मुख्य घटकों को सुमेलित कीजिए। एक साइड जो है बुद्धि का सिद्धांत दिया है, दूसरे साइड उसकी मुख्य घटक, इसको सही सुमेलित करना है। ए में दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसकी जो मुख्य घटक क्या है? इसकी मुख्य घटक है स्वतंत्र बुद्धियों के 8 प्रकार। जो है ये बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है स्वतंत्र बुद्धियों के कितने प्रकार दिए हैं? 8 प्रकार। ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद जो बी दिया है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत, इसमें जो क्या है, इसकी मुख्य घटक विषय वस्तु हो गया, संक्रिया हो गया और उत्पाद, ये 3 घटक है। ये हो जाएगा बी का 3, बी का 3। उसके बाद सी दिया है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत, इसकी जो घटक क्या है? प्राथमिक मानसिक योग्यता है। तो जो ये प्राथमिक मानसिक योग्यता है क्या है, किसकी घटक है? ये समूह कारक सिद्धांत का। ये सी का हो जाएगा 1। उसके बाद डी दिया है पद अनुक्रमिक सिद्धांत। पद अनुक्रमिक सिद्धांत, इसकी जो है घटक क्या है? सामान्य और विस्तृत मानसिक कारक। जो है सामान्य और विस्तृत मानसिक कारक किसकी घटक है? ये पद अनुक्रमिक सिद्धांत का। ये डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2 तो ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 3, तो बी का 3 सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा ए का 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिगम विकारों और उनके प्रभावित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। ए में दिए है अधिगम का जो विकार या डिसऑर्डर, और दूसरे साइड दिए है उनसे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र। डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया से क्या प्रभावित होता है? डिसलेक्सिया की कंडीशंस में पठन और शुद्ध उच्चारण में कठिनाई होता है। तो पढ़ने और शुद्ध उच्चारण करने में कठिनाई होता है। इस कंडीशंस में कौन सा डिसऑर्डर से इफेक्टेड है? वो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से इफेक्टेड है। ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी दिया है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में कौन सा जो इफेक्ट होता है या क्या प्रभावित होता है? तो डिसग्राफिया में जो है लेखन और हस्तलेखन की समस्या। तो जो है लिखने की जो समस्या जो किस में होता है? डिसग्राफिया में। ये हो जाएगा बी का 4। यदि डिसग्राफिया डिसऑर्डर से इफेक्टेड है, उस कंडीशंस में लिखने में ज़्यादा समस्या आएगा। ये हो जाएगा बी का 4, बी का 4। उसके बाद जो है सी दिया है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया के जो डिसऑर्डर के कंडीशंस में क्या होता है? गणितीय गणना में अक्षमता। मतलब जो है गणितीय गणना करने में क्या होंगे? वो अक्षमता रहेंगे या डिसेबल रहेंगे। ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद डी दिया है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया के कंडीशंस में क्या होता है? गतिक समन्वय और संतुलन का विकार। गतिक समन्वय मतलब स्पीड में बहुत धीरन रहेगा और संतुलन का विकार रहेगा। तो ये किस में होता है? डिस्प्रेक्सिया में। डी का हो जाएगा 3, डी का 3 हो जाएगा। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है, ए और सी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 4, बी का 4।
ऑप्शन बी में बी का 4 नहीं है, ये ऑप्शन बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नैतिक विकास के स्तरों कोहलबर्ग और उनकी विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। तो जो है नैतिक विकास के जो स्तर है और उसकी जो विशेषता है उसको सुमेलित करना है। इसमें जो है ये पहले पे दिया है ए में दंड और आज्ञाकारिता। दंड और आज्ञाकारिता का जो है विशेषता, तो इसकी जो है ये नैतिक विकास का स्तर हो गया। तो इसकी विशेषता क्या रहता है? तो इसकी विशेषता ये रहता है कि बाहरी भौतिक परिणामों से नैतिकता का तय होना। तो जो है ये दंड और आज्ञाकारिता के जो ये क्या हो गया, स्तर हो गया। तो इसकी जो विशेषता ये क्या रहेगा, जो भौतिक बाहरी भौतिक जो परिणाम है उस परिणामों से नैतिकता का तय होना, ये जो है उसको बाहरी भौतिक परिणाम क्या है, दंड और आज्ञाकारिता। तो उससे क्या होगा, उसमें नैतिकता का तय होगा। ये ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद बी दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ये इसकी विशेषता क्या होगा? तो इसकी विशेषता होगा दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा पाना। तो जो है अच्छा लड़का है अच्छा लड़की है, तो ये क्या है, दूसरों की जो है दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा पाना। ये हो जाएगा बी का 4, बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद सी दिया है कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था से क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था और नियमों का सम्मान होगा। यदि कानून और व्यवस्था रहेंगे तो इसकी विशेषता क्या होगा, सामाजिक जो व्यवस्था रहेगा और नियमों का सम्मान होगा। ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा, सी का 1। उसके बाद डी दिया है यांत्रिक सापेक्षवादी अभिविन्यास। तो जो है ये आंतरिक सापेक्षवादी अभिविन्यास, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, तो इससे इम्पैक्ट होगा स्वयं के लाभ और विनिमय पर ध्यान देना। तो ये जो है यांत्रिक सापेक्षवादी अभिविन्यास में क्या होगा, स्वयं के लाभ पे फोकस करेगा और विनिमय पर ध्यान देगा। ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3, ए का 3 ऑप्शन बी में सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 4, बी का 4 ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक और सरकारी शैक्षिक पहलों और उनके प्राथमिक लक्ष्यों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे हमें सुमेलित करने की जो सामाजिक और जो सरकारी या शासकीय जो शैक्षिक पहल हो गया, स्कीम हो गया, और उससे रिलेटेड जो उसकी लक्ष्य है या टारगेट क्या है उसको सही सुमेलित करना है। ए में दिया है आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009। इसकी जो पहल क्या है, ये इसकी जो टारगेट या लक्ष्य क्या है, तो जो है आरटी एक्ट 2009 की टारगेट या लक्ष्य ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की उपलब्ध कराना। इसकी जो है ये आरटी एक्ट के तहत ए का हो जाएगा 3, ए का 3 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद ये बी दिया है एनईपी 2020, जिसमें जो है ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एलिमेंट एजुकेशंस। तो ये जो है एनईपी 2020 के अनुसार जो है ECCE, इसकी जो है ये लक्ष्य या टारगेट क्या है, इसकी जो लक्ष्य या टारगेट ये है प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और खेल आधारित शिक्षा। तो जो ये एनईपी 2020 जो है ECCE जो क्या प्रावधान करता है, प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल करना और उनके खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद सी दिया है स्कूल कॉम्प्लेक्स का गठन। स्कूल कॉम्प्लेक्स गठन, इसमें क्या होगा, न्यूनतम दूरी पर उन्नत संसाधनों को साझा करना। तो जो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का गठन किस पे फोकस करेगा, न्यूनतम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस पर जो एडवांस रिसोर्सेस है ये संसाधन उसको साझा करना। ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4 हो जाएगा। उसका डी दिया है समावेशी कक्षा का निर्माण। तो जो है समावेशी कक्षा के निर्माण में क्या होना चाहिए, समाज के वंचित समूहों के बच्चों का समाजीकरण। ये सी का हो, ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2 हो जाएगा। ए का 3, ए का 3 ए बी और सी दोनों में है। इसके बाद बी का 1, बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार जब बच्चा अपनी मानसिक संक्रियाओं में विरोधाभास का अनुभव करता है और वह आत्मसातीकरण तथा समायोजन के बीच एक नया संज्ञानात्मक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, तो इस पूरी गतिशील प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसमें बोला क्या जा रहा है, जो मानसिक संक्रियाओं में विरोधाभास का अनुभव कर रहा है, मतलब जो अपनी मानसिक संक्रिया है उसमें बच्चा क्या कर रहा है, विरोधाभास का अनुभव कर रहा है, और वह जो है आत्मसातीकरण और संयोजन के बीच एक नया संज्ञानात्मक संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इस जो पूरी प्रक्रिया है या इस पूरे जो गतिशील की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? संतुलनीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतुलनीकरण। क्वेश्चन है, बाल अधिकारों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में अपंगता या डिसेबिलिटी और अक्षमता या हैंडीकैप के बीच मुख्य दार्शनिक अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपंगता जो क्या है, ये कार्यात्मक सीमितता को दर्शाती है। कार्यात्मक सीमितता मतलब जो डिसेबल है, तो उस कंडीशंस में क्या है कि वो जो है कार्यात्मक सीमितता मतलब जो कुछ ही कार्य को कर सकता है। यदि जो आँख से दिव्यांग है तो वो जो है देख नहीं पाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपंगता का जो क्या है कार्यात्मक सीमितता को दर्शाती है। तो क्या है, लिमिट तक को काम कर पाएगा। उसका जो है जबकि अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब सामाजिक या भौतिक परिवेश उस व्यक्ति को समान अवसर देने में बाधा बनता है। तो जो है ये अपंगता, ये जो अक्षमता जो क्या है, हैंडीकैप जो है, जबकि अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब सामाजिक या भौतिक परिवेश उस व्यक्ति को समान अवसर देने में बाधा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 और बाल अधिकारों के तहत एक शिक्षक के उत्तरदायित्व में शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याओं को दूर करने के लिए किसे प्राथमिक आधार माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित तरीकों से गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता का विकास करना और भयमुक्त माहौल देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित जो शिक्षा है या एक्टिविटी है उस पर फोकस होना चाहिए और जो है भयमुक्त माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन की चुनाव कीजिए। पहला कथन यह है, पी, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलती है। ये जो कथन पी सही हो जाएगा कि विकास जो क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है या चलती रहती है। ये जो कथन पी सही है। तो ऑप्शन जो है सी में कथन पी नहीं है, तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन क्यों दिया है, विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है और व्यक्तिगत भिन्नताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो कथन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विकास की गति है सभी बच्चों में समान नहीं होती है, ये क्या होती है, भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए जो कथन क्यों गलत हो जाएगा। क्यों गलत है तो जिस ऑप्शन में क्यों है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है क्यों और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी हट जाएगा। उसका जो है कथन आर दिया है, विकास के विभिन्न आयाम जैसे हो गया शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, सामाजिक हो गया और संवेगात्मक हो गया, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये जो कथन आर सही हो जाएगा कि जो विकास के जो विभिन्न आयाम हैं या अलग अलग जो आयाम हैं जैसे शारीरिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, सामाजिक और संवेगात्मक, ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो जो कथन आर ये सही है। इसका जो कथन एस दिया है, विकास केवल वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं होती। ये जो कथन एस गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है ये वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है या दोनों से जुड़ा होता है। दोनों से क्या होता है, ये प्रभावित होता है वंशानुक्रम और पर्यावरण से। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, केवल जो है वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, पर्यावरण की इसमें कोई भूमिका नहीं बोला जा रहा है, इसलिए कथन एस जो है ये गलत हो जाएगा। एस भी गलत है इसमें। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन पी और कथन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।